गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। मेरा नाम अमन कुमार पटेल है। जैसे कि आप जानते हैं, आज मैं आपके सामने 31 अक्टूबर, जो हमारा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्लैट एग्जाम हुआ था, उस प्लैट एग्जाम के केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो सॉल्यूशन में मैं केमिस्ट्री के आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, कौन सा आंसर किसका है और कौन सा क्वेश्चन बोनस है और किस हिसाब से उनको अपने को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। हमने ये एग्जाम आपके लिए कराया था इसलिए ताकि आपको जेईई मेंस और नीट और हमारे भारत देश में ओलंपियाड जो एग्जाम हो रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं जो ओलंपियाड एग्जाम, उन सभी एग्जाम के लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये एग्जाम कराया गया था। इसमें बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अप्रॉक्स लगभग 1000 तक के आसपास बच्चों ने जेडी और एसडी को मिला करके, सतना और अमरपाटन दोनों जगह में मिला करके पार्टिसिपेट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सबसे ज्यादा रटने वाली चीजें होती है, इसमें ज्यादा याद करने वाली चीजें होती है। इसमें 3 प्रकार के पोर्शन होते हैं हमारे पास। एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक होती है और एक इनऑर्गेनिक होती है ना। तो इनऑर्गेनिक जो होती है उसमें हमारे पास रटने वाली टोटल चीजें होती है, और जो ऑर्गेनिक होती है हमारे पास उसमें रिएक्शंस वाली होती हैं ज्यादातर चीजें, और जो हमारे पास फिजिकल होती है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो ये जो पेपर था आपका, इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है और कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके पास बच्चों दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास मोल्स के बारे में पूछा गया है कि 2 चीजें दी हुई हैं, एक तो सोडियम दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम। हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के 6 ग्राम में, मैग्नीशियम के 6 ग्राम में कितने एटम होंगे। जितने एटम्स होंगे उतने एटम यदि सोडियम के भी हैं, मान लो एटम को हम नंबर ऑफ मोल्स से बोल रहे हैं, एन से बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है सोडियम के और मैग्नीशियम के दोनों के सेम है। यानी इसके जो मोल की संख्या है और इसकी मोलों की संख्या जो है, दोनों की मोलों की संख्या n है, और इसका जो वजन दिया हुआ है वो 6 ग्राम दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम के 6 ग्राम में जितने मोलों की संख्या है उतनी ही मोलों की संख्या हमारे पास सोडियम में है, ठीक है ना। तो पेपर वाला हमसे पूछ के आ रहा है, सवाल पढ़ो, कितने ग्राम सोडियम में 6 ग्राम मैग्नीशियम में मौजूद परमाणु के बराबर परमाणु होंगे। यानी कि एटम्स बोल रहा है, अच्छा, मैग्नीशियम में के 6 ग्राम में जितने एटम्स हैं उतने ही एटम सोडियम के कितने ग्राम में होंगे। तो एक मोल का फॉर्मूला होता है, क्या आप जानते हैं? मोल का फॉर्मूला होता है कि जो उसका वेट दिया हुआ है ना, जो उसका वजन दिया हुआ है, जो मतलब दिया हुआ है, और नीचे साइड क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट। ऊपर साइड वेट आता है, नीचे साइड क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मोल हम निकालना चाहते हैं किसके, चलो पहले मैग्नीशियम के निकालते हैं, ठीक है ना। पहले किसके निकालते हैं, मैग्नीशियम के मोल निकालते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहले किसके मोल निकाल रहे हैं, मैग्नीशियम के। तो मैग्नीशियम के मोल निकालने के लिए ऊपर साइड जितना वजन उसका दिया है वो, और नीचे क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वजन कितना दिया हुआ है, 6, और मैग्नीशियम का अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो कितना आता है हमारे पास, आणविक द्रव्यमान कितना आता है हमारे पास, तो इसका आता है हमारे पास, वो आता है मैग्नीशियम 12 दूनी 24, यानी 24 आता है, 24, ठीक है ना। तो 6 बन जाए, 6 6 4 24, यानी 1/4। यानी मैग्नीशियम के जो मोल्स आ गए हमारे पास बच्चों को, कितने आ गए, 1/4 आ गए। ये मैग्नीशियम के मोल है। अब अगर मैग्नीशियम के तुम्हें मोल मिल गए हैं तो क्या बोल रहा है, सोडियम के भी उतने ही मोल हैं। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो, ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम के जितने एटम्स हैं, मैग्नीशियम के हमारे पास जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु सोडियम के हैं। तो पहले मोल्स निकाल लिए। अब एक और फॉर्मूला होता है एटम्स निकालने का, तरीका होता है कि ऊपर साइड लिखते हैं कि अणुओं की संख्या, एटम्स की नंबर, एटम्स कितने हैं, है ना, एटम्स की संख्या यानी अणुओं की संख्या, और नीचे ऊपर क्या, नीचे क्या लिखते हैं, एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर आप पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, Na बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻23 होती है, ये एवोगाद्रो नंबर हो गया। तो यहाँ से एटम्स कितने आ गए हमारे पास, एटम्स यानी अणु कितने आ गए, मैग्नीशियम के अणुओं की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, Na/4 आ गई। कितनी आ गई, Na/4। और यही अणुओं की संख्या इतनी ही किसकी दी हुई है हमारे पास, सोडियम की इतनी ही दी हुई है, और सोडियम के मोलों की संख्या भी इतनी ही होगी।
सोडियम का बराबर कर देते हैं। तो सोडियम का कैसे निकालेंगे, अगर हम मोल्स ऑफ सोडियम निकालेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ। सोडियम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम ऊपर साइड क्या लिखते हैं बताओ, वेट, और नीचे क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ मेरे को वेट कितना, वेट हमें निकालना है, यही तो पूछा है कि कितने वजन होगा, तो वेट निकालना है वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका होता है गैल्वेनिक बाई 23 होता है 23, और मोल्स की संख्या कितनी दी हुई है हमारे पास बताओ 1/4, क्योंकि हमने बोला कि मैग्नीशियम के जो अणुओं की संख्या है वो सोडियम के अणुओं की संख्या के बराबर है। यदि दोनों के अणुओं की संख्या बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मोल बराबर है, और दोनों के मोल बराबर है इसका मतलब इसके भी 1/4 मोल होंगे। यानी हमारे पास यहाँ से बच्चों वेट बराबर आ गया 23/4, यानी आ जाएगा हमारे पास 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इतना हमारे पास ग्राम, इतना हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया, सी नंबर आ गया। समझो इस क्वेश्चन में, एक बार आखिरी बार समझा रहा हूं, देखो क्या था इस सवाल में। इस सवाल में हमारे पास ये दिया हुआ था कि 6 ग्राम मैग्नीशियम है। कितने ग्राम मैग्नीशियम बच्चों, 6 ग्राम मैग्नीशियम है। तो अगर हमारे पास 6 ग्राम मैग्नीशियम है तो पहले मैं उसमें निकाल लेता हूं कि मोलों की संख्या कितनी होगी मैग्नीशियम की। अब मोल के निकालने का तरीका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो उससे हमने निकाल लिया कि ये हमारे पास 1/4 आ गया। अब ये सवाल में ये बोला था कि अणुओं की संख्या बराबर है, यानी अणुओं की संख्या यदि एटम्स की संख्या बराबर है तो इन दोनों के मोलों की संख्या बराबर हो गई। तो सोडियम के मोलों की संख्या और मैग्नीशियम के मोलों की संख्या बराबर हो गई। तो फिर सोडियम के लिए हमने वही फार्मूला यूज कर दिया, ये वजन वाली जगह खाली रहेंगी तो वजन यहाँ से हमारे पास आ गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिनको कांसेप्ट नहीं पता है उसके लिए थोड़ा टफ लग रहा होगा। देख लो कांसेप्ट सीख लो, केवल एक ही कांसेप्ट है, मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, है ना, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं चलो दूसरे वाले प्रश्न में। दूसरा वाला प्रश्न देखो, केटीजी के बारे में बोल रहा है। केटीजी कभी पढ़े हो क्या, ये हमारे पास आता है आपके फिजिक्स का भी एक पोर्शन है, केटीजी नाम जो टॉपिक है ये आपके फिजिक्स में भी काम आता है। फिजिक्स का भी ये टॉपिक है, केटीजी पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, केटीजी, लेकिन ये आपके केमिस्ट्री में भी आता है। केटीजी का मतलब क्या होता है देखो, काइनेटिक आणविक सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसे, काइनेटिक आणविक सिद्धांत, केटीजी। तो इसमें होता क्या है, इसमें कुछ रूल्स होते होंगे, यही रूल्स पूछा जा रहा है। ये बहुत पॉपुलर सवाल है, आप इसको नेग्लेक्ट मत कर देना। जेईई मेंस और जेईई एडवांस जैसी या फिर नीट जैसी एग्जामों में केटीजी के पोस्टुलेट पूछे जाते हैं। यानी केटीजी के जो रूल्स थे उन रूल्स को पढ़ जरूर लीजिए एक बार आप। 8 शायद 8 के आसपास इसके सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों को पढ़ जरूर लीजिए। इसमें 3 सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है प्रश्न में। पहला पूछा है द मॉलिक्यूलर कोलिजन आर परफेक्टली, आणविक टक्कर पूरी तरह से होती है। जब कभी भी क्या होता है, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल आपस में आके टकराते हैं ना, ये मॉलिक्यूल आया आपस में, जब ये दोनों मॉलिक्यूल टकराते हैं ना, इसमें रूल ये होता है कि ये दोनों जब आपस में टकराते हैं ना तो इनके बीच में कोलिजन होता है, वो इलास्टिक कोलिजन होता है बच्चों। कौन सा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। और हिंदी से अपन बोल सकते हैं इसमें लोचदार कोलिजन होता है। कौन सा कोलिजन होता है, लोचदार ही लिखा है ना, हाँ ठीक है लोचदार, तो लोचदार कोलिजन होता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कौन सा कोलिजन होता है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन होता है। जिसको नहीं पता याद करो, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है, थ्योरी वाली चीज बताया ना, कुछ सवाल है कुछ थ्योरी है, ये थ्योरी वाली चीज है कि दो मॉलिक्यूल यदि आपस में टक्कर खाते हैं, दो मॉलिक्यूल यदि आपस में टक्कर खाते हैं तो भैया क्या बनता है उनके बीच में, कौन सा कोलिजन होता है, कौन सा टकराव होता है, तो अपन बोलेंगे उसमें इलास्टिक होता है, यानी लोचदार होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल बीइंग, है ना, गैस के अणुओं की बीच की दूरी क्या होती है। जैसे जो गैस के एटम्स होते हैं उनके बीच में दूरियां जो होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा, लेकिन ज्यादा होती है। क्या होती है, दो गैसों के, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों जो दूरियां होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारे पास, ठीक है, दो तो हमने पता कर लिया। अब तीसरा भी दिया हुआ है, गैस अणु की औसतन गतिज ऊर्जा, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका फार्मूला देखो, है ना, जो औसतन गतिज ऊर्जा होती है, औसतन गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसे बोल सकते हो, तो जो औसतन होती है, औसतन का फार्मूला होता है हमारे पास 3/2 kT। एडवांस जेईई मेंस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। वो क्या करते हैं ना, बोलते हैं मजे लेते हैं, वो ऐसे मजे लेते हैं। देखो बोलते हैं कि पहले टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, समझना ध्यान से, 100 डिग्री केल्विन मान लो, 100 केल्विन था, फिर बाद में 200 केल्विन हो गया, तो बताओ काइनेटिक औसतन काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ा। अरे भैया 200 कर दिए ना,
ना, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो 200 कर दिया ना, तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी औसतन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि जो औसतन काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा होती है, औसतन गतिज ऊर्जा होती है, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसतन गतिज ऊर्जा जो होती है वो टी पर डिपेंड करती है, टी पर डिपेंड करती है, यानी काइनेटिक एनर्जी वाले टी पर क्या करती है, वो टी पर डिपेंड करती है, तापमान पर डिपेंड करती है। अगर आप तापमान बढ़ाते जाएंगे, अगर आप तापमान बढ़ाते जाएंगे तो जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का क्या एवरेज औसत, गतिज ऊर्जा का जो औसत है वो भी बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर देख लो, आप मैच कराओ, लो स्टार होना चाहिए और साइज बड़ा, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है औसतन काइनेटिक एनर्जी तापमान पर डिपेंड करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो बेस्ट ऑफ लक। अभी अपन थर्ड करने वाले हैं, भाग मत जाना कहीं, थर्ड करना है, चलो जल्दी से, मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना फास्ट मुझसे हो सकता है उतना फास्ट। एक्चुअली थोड़ा अपन जल्दी कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। 3 लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है प्लीज आप कमेंट में मैसेज करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई, या फिर ये चीज क्वेश्चन में मुझे डिस्टर्ब लग रहा है, कुछ भी लगता है तो आप मैसेज करें मुझे, ठीक है ना। अब देखो टॉलरेंस एंड बेयर्स परीक्षण के अभिकारक क्रमशः बताइए। हमसे ये पूछ रहा है कि रीजन ऑफ द टॉलरेंस एंड बेयर्स टेस्ट, टॉलरेंस और बेयर्स टेस्ट में हमसे रीजंस की वैल्यू, रीजन कौन कौन से होते हैं ये पूछ रहा है। अब टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, ऐसा होता है जिसमें सिल्वर जो होगा वो Ag+ में होता है, इसको याद करना पड़ता है, रीजंस तो हमें याद ही करने पड़ते हैं। रीजंस देखो क्या लिखा हमारे पास, AgNH3 का होल ट्वाइस और NO2 ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये टॉलरेंस हो गया। अब पूछ रहा है बेयर्स का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है, देखो बेयर्स का पूछा है, तो टॉलरेंस का ये हो गया। अब बेयर्स का क्या होता है हमारे पास, एल्कालाइन KMnO4, देखो किस क्या होता है, इसका क्या होता है हमारे पास, एल्कालाइन KMnO4 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं था, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी हमें बताना था कि हमारे पास क्या क्या आ सकता है। तो देखो इसमें क्या क्या आ गया हमारे पास, टॉलरेंस रीजन आप बता दोगे और बेयर्स भी बता दोगे। टॉलरेंस में क्या रहता है हमारे पास, AgNH3 का होल ट्वाइस और Na2, और बेयर्स में हमारे पास एल्कालाइन KMnO4 होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, which elements are more reactive and less reactive metals। अब पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, देखो कि ऐसा कौन सा, क्रमशः बताना है कौन सा तत्व है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और बहुत कम क्रियाशील होता है। देखो हमारे पास इधर साइड हाली ना करे रब से फरियाद ये चलता है, तो इसमें देखो लिथियम जो है वो सबसे ऊपर यहाँ पर पड़ रहा है, तो लिथियम सबसे ज्यादा क्रियाशील हो गया है ना, मोस्ट रिएक्टिव हो गया। लिथियम क्या हो गया हमारे पास, मोस्ट रिएक्टिव हो गया है ना, लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। फिर और क्या दिया है, और क्या दिया हुआ है हमारे, प्लेटिनम कम रिएक्टिव होता है, प्लेटिनम गोल्ड प्लेटिनम वगैरह जो होते हैं, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। तो सबसे कम ज्यादा किसकी है, लिथियम की, और सबसे कम किसकी है, प्लेटिनम की। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है हमारे पास, हालांकि इंग्लिश मीडियम में इसके ऑप्शन दिए हुए थे इंग्लिश मीडियम के पेपर में, लेकिन हिंदी मीडियम के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू बी बोनस, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसे हमने बोनस करने का फैसला किया है, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम में ऑप्शन नहीं दिए और मैंने ऑप्शन बताए नहीं थे, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं दिए, तो इसका क्वेश्चन 5 नंबर क्या हो गया हमारे पास, बोनस हो गया। चलो अब आगे बढ़ो, 6 नंबर दिया हुआ ड्यूरालुमिन के बारे में पूछ रहा है हमसे, ड्यूरालुमिन के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो बता देते हैं। देखो जो ड्यूरालुमिन होता है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। ड्यूरालुमिन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होती हैं उनके जो पंख होते हैं वो किससे बने रहते हैं, वो ड्यूरालुमिन से बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं, ड्यूरालुमिन से बने रहते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यूरालुमिन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है हवा के साथ और वाटर के साथ बहुत कम होती है। अगर मान लो कि ऐसे तत्व, ऐसे मेटल का हमने प्रयोग कर लिया हेलीकॉप्टर में, जो हवा के साथ क्रिया कर जाए तो खराब बहुत जल्दी जाएगा, तो इसीलिए हम ड्यूरालुमिन का प्रयोग करते हैं। और ड्यूरालुमिन में क्या क्या होता है यही तुमसे पूछ रहा है, तो इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, कॉपर होता है, आपके पास मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है, ठीक है ना। ये 3 चीजें याद कर लीजिए आप, इसमें पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। ये आपकी थ्योरी 11th क्लास की थ्योरी पर आधारित है कि ड्यूरालुमिन के अंदर क्या क्या होता है, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। लगभग इजी क्वेश्चन रहा है, लेकिन जेईई में आ चुका है और नीट में भी,
समझ रहे हो बात को? नीट और जेईई मेंस में भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है ना। तो ड्यूरेनोमी में हमारे पास क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। अब जब मैंने ड्यूरेनोमी को बताया ना, तुम सबका याद कर डालो, ब्रास का याद कर डालो, ब्रास में क्या क्या होता है ना, ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, ये जितने भी चीजें हैं ना उन सबको याद कर डालो, क्योंकि किसी का भी पूछा जा सकता है। ये पेपर आपको एक आइडिया देने के लिए था कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी है ना, बैकग्राउंड वाली थ्योरी है ना, यदि आपको नहीं बनती है तो आप उसको सर्च करें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, यदि आप जेईई मेंस और नीट के एस्पिरेंट हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ जल्दी से, मजे मजे में। 7th क्वेश्चन नहीं बना होगा, किसी ने नहीं बना होगा, हो सकता है एक आध लोग से बन गया हो, लेकिन किसी ने नहीं बना होगा। देखो 7th क्वेश्चन जो है, ये 7th क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस का आया हुआ प्रश्न है। ये जेईई एडवांस इसी साल जेईई एडवांस का आया हुआ प्रश्न है, इसी साल जेईई एडवांस का मेरे पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न मेरे पेपर में आया हुआ था, ये अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने दे दिया, इसलिए दे देता हूं बच्चों को, थोड़ा इससे कांसेप्ट समझा दूंगा उन्हें। इसमें 3-4 सब कांसेप्ट है, उसको मैं समझा देता हूं। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस यानी मेरे पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैं दे देता हूं बच्चों को, ठीक है ना। चलो दे देते हैं। चलो अब इस सवाल में देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, ओजोनोलाइसिस करना है एक्सेस मात्रा में। तो एक्सेस मात्रा में देखो ओजोनोलाइसिस का रूल क्या होता है। ओजोनोलाइसिस जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बताता हूं, जिनको पता है उनको लिए अच्छी बात है। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, अगर एक्सेस में रहता है आपके पास, और किसकी प्रेजेंस में, देखो जिंक की प्रेजेंस में है ना, जिंक की प्रेजेंस में, तो इसमें होता क्या है बच्चों, ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, बोलो मेरे साथ। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ओजोनोलाइसीकरण में क्या होता है हमारे पास, डबल बॉन्ड तोड़ो और ओ जोड़ो, यानी कि डबल बॉन्ड तोड़ो, देखना मेरे ध्यान से, डबल बॉन्ड तोड़ो और ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो और ओ जोड़ो, यही किया हो ना। यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड तोड़ा और ओ जोड़ा, इसमें भी ऐसे ही होता है, डबल बॉन्ड तोड़ो और ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो और ओ जोड़ो। अब ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड तोड़ो और ओ को जोड़ो, ऐसे याद कर लो। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जिंक की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। अब थोड़ा मजे में इसको बाहर कर देता हूं, ये है तो अंदर वही है ओ, लेकिन इसको थोड़ा बाहर कर देता हूं ताकि जल्दी अपन सॉल्व कर पाए, है ना। ये बाहर कर रहा हूं, इसको बाहर साइड का और डिजाइन बाहर साइड, ये बाहर आ गया, ये बाहर, ये बाहर, ये आ गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, NH2O4 के साथ कराना है अपने को रिएक्शन, NH2O4 के साथ कराना है, NH2O4। जब कभी भी डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल वाला ग्रुप यदि हमारे पास NH2O4 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारे पास NHOH बनता है और पानी बाहर निकलता जाता है, यानी ये बाहर जाएगा और यहाँ पे बनेगा NHOH, क्या बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड NHOH, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या बनेगा, NHOH, यहाँ पे भी क्या बनेगा, NHOH, यहाँ पे भी क्या बनेगा, NHOH। इसकी वजह से क्या आता है, H2O बाहर निकलता है, NHOH बनता है। अब पेपर वाला आपसे पूछ क्या रहा है, ये देखो, पेपर वाला इन विच रिएक्शन गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले sp2 संकरण वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है ये बताना है, sp2 संकरण वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है वो बतानी है। तो इसकी बताओ, काउंट करो, 1 2 और एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, यानी इसकी हो गई हमारे पास sp3 है ये, और ये भी sp3 है, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, क्या, हाँ अरे सुनो ना, क्या पूछा है अपने से, sp2 पूछा है, यानी 3 होने चाहिए इसमें, तो 1 2 3 4 हो गया इसमें, है ना। तो sp3 हो गया, ये भी 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 sp3 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, sp2 पूछ रहा है। देखो sp2 काउंट करो जरा, देखो जरा कहाँ है अपने पास, एक n जो है, एक h हो गया इसके पास, और एक ये हो गया, एक लोन पेयर हो गया, यानी ये हो गया एक sp2, और ये भी हो गया एक sp2, ये भी हो गया एक sp2, ये भी हो गया एक sp2, 4 तो ये हो गया मेरे पास। ये वाला कार्बन भी sp2 हो गए, 1 2 3 sp2, 5 6 7 और एक 8 हो गए, 8 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन भी sp2 है, ऑक्सीजन भी क्या है, sp2 है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या आ गए, 1 2 और एक लोन पेयर हो गए, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास sp2 हो गया, 3 sp2 का मतलब 3, तो हाँ, तो ये ऑक्सीजन भी हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 इज द करेक्ट ऑप्शन।
जिनको sp2 ही नहीं पता क्या होता है तो उसको क्या कर सकते हैं, देखो sp2 क्या होता है, जैसे मान लो 1 2 3, जैसे कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन होते नहीं है एक्चुअली में, अपन बोल देते हैं कि एक ये कार्बन इससे अटैच है तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 हो गए। अब कितने कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ये वाला कार्बन बताओ कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, यानी इसके 4 होने चाहिए, तो 3 ये वाला हो गया, s का 1 हो गया, 3 4 यानी sp3। तो जिसको अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं बनता है, संक्रमण यानी क्या बोलते हैं उसे, संकरण निकालते नहीं बनता है, संकरण को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जिससे संकरण निकालते नहीं बनता है। प्लीज आप 11वीं क्लास में पढ़े संकरण निकालना बहुत जरूरी है। इस सवाल का मेन उद्देश्य ये बताना था कि ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं, ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, फिर इसके बाद इसको कराने पर क्या बनता है, NH2H, फिर इसके बाद आप खुद काउंट करो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी है, और काउंट करोगे जब आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें 12 आता है, इसीलिए आंसर इज द 12। ठीक है ना। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या आते हैं, वी आर मूविंग टू हेड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी शायद जेईई मेंस या नीट में आया हुआ प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसे करेंगे तो बढ़िया अच्छा लगेगा आपको। ये 11th क्लास की बुक से है, ठीक है ना, 11th क्लास में ये क्वेश्चन। ClO2 को हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है, ClO3 बनता है और ओजोन गैस बाहर निकल जाती है। ये रिएक्शन याद करनी है अपने को कि जो ClO2 होता है उसको ओजोनोलाइसिस करने पर O3 के साथ, देखो कुछ ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें, ये O3 यहाँ आया O2 बाहर चला गया, ऐसे याद कर लो चाहे तो ClO3 प्लस O2 बनेगा। अब पूछ रहा है कि जब हमारे पास रिएक्शन करने के बाद जो Cl बनता है, Cl के साथ ऑक्साइड बनता है, उसमें इसका चार्ज कितना होगा, तो चार्ज बताओ, ClO3 है तो इसका कितना हो जाएगा, -6। एक ओजोन का कितना होता है, एक ओजोन का बताओ कितना होता है, -2 होता है, 2 अगर होंगे तो कितना हो जाएगा, -4 होगा, 3 अगर हो गए तो ये -6 होगा। तो इसका ऐसे निकालते हैं ना, चार्ज कैसे निकालते हैं नहीं पता, देख लो बताता हूं मैं चार्ज कैसे निकालते हैं, जल्दी से 1 मिनट ले देख लो जल्दी से। जिस किसी का भी चार्ज निकालना होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता देख लो प्लीज, जिस किसी का भी हमें चार्ज निकालना होता है ना, सुनो ना मेरी बात तो सुनो, कसम से देखो झूठ नहीं बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो, देखो जिसका भी चार्ज निकालना हो उसको x मान लो, जिसका भी चार्ज निकालना हो उसका x मान लो। इसका चार्ज एक O का चार्ज -2 होता है, 3 का कितना हो जाएगा, 3 2 6 -6 हो जाएगा, -6 और बराबर 0 कर दो। जिसका निकालना है उसको x मान लो, सुनना, जिसका निकालना है चार्ज उसको क्या मान लो, x मान लो, और जिसका पता वो लिखते हो और सबका समीशन बराबर 0 कर दोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास बच्चों 6 आ गई, तो आंसर इज द डी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्या होगा यदि तांबे के टुकड़े को सिल्वर नाइट्राइड के जलीय घोल में काफी देर तक नीला हो जाएगा। अरे इसमें तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो। व्हाट विल हैपन इफ अ कॉपर पीस इज डिपेंड इन अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड फॉर क्वाइट सम टाइम। क्या होगा जब कॉपर के पीस को हम काफी देर के लिए सिल्वर पर डाल के रखेंगे तो क्या होगा बताओ। वो पहली बात तो वो नीला पड़ जाएगा, और दूसरी बात क्या होगा कि सिल्वर विल डिपॉजिट ऑन द कॉपर पीस, यानी तांबे के टुकड़े पर चांदी जम जाएगा। ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, मतलब गलत टाइप का, मिसप्रिंट टाइप का दिया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में क्या है कि इंग्लिश मीडियम में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन, फिर उनके बाद ए बोला गया है, पहला और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, कि तीसरा और चौथा सही है। और लेकिन हिंदी मीडियम में क्या है, केवल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनके ऑप्शन नहीं दिए हुए कि पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो थोड़ा गलतियां हो गई हैं इस पेपर में, इस क्वेश्चन में, इसीलिए दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बोनस। इस क्वेश्चन को अपन बोनस देंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के पेपर में अलग अलग टाइप से छपा हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप से छपा होने के कारण इसको बोनस देना पड़ेगा। अब देखो बोनस मिलने से फायदा किसी को नहीं होता है, बोनस मतलब बोनस होने का मतलब ये हो गया कि सबको नंबर मिलेंगे, उसके सबको, जिसने गलत किया है उसको भी, जिसने नहीं किया उसको भी, और जिसने सही किया है उसको तो सही कहां से करेगा, जब गलत किया तो कहां से सही करेगा, ठीक है ना, सबको नंबर मिलता है बोनस में, तो ये बोनस हो गया है। लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं कि जब कभी भी कॉपर की पीस को हम क्या करते हैं, किसमें डालते हैं, सिल्वर के नाइट्रेट में डालते हैं, यानी AgNO3 में डालते हैं कॉपर की पीस को, तो उसका कलर जो होता है ना वो नीला कलर हो जाता है। वो कैसा कलर हो जाता है, उसका नीला कलर हो जाता है। और क्या होता है कि सिल्वर विल डिपॉजिट ऑन द कॉपर पीस, और थोड़ा बहुत सिल्वर जो होती है ना, वो कॉपर जो होता है ना, तांबा होता है ना, उस पर डिपॉजिट हो जाती है, समझ गए। उसका कलर क्या आता है, नीला आता है, और सिल्वर जो होती है थोड़ा सा कॉपर के पीस में डिपॉजिट हो जाती है। इसके लिए इसके 2 आंसर आएंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। पनीर कोलाइड सिस्टम है, यानी चीज इज अ कोलाइडल सिस्टम ऑफ, चीज जो है वो कोलाइडल सिस्टम होता है लिक्विड सॉलिड का। किसका होता है, लिक्विड सॉलिड का। अगेन इट इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जो कि आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है
कि जो चीज होता है वो हमारे पास ठोस में तरल यानी लिक्विड इन सॉलिड वाला माना जाता है। अब 10 टू द पावर -8 HCl विनर में pH का मान बताना है। अरे भैया इससे सरल सवाल तो आज तक आया ही ना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे? कौन सा प्रश्न पहुंच गए अपन? प्रश्न बता देखिए जरा 11वां नंबर। तो 11वां नंबर ये पूछ रहा है बच्चों 10 टू द पावर -8 है। क्या दिया हुआ है हमारे पास? pH ऑफ द 10 टू द पावर -8 MHCl ये मोलारिटी दिया हुआ है, HCl इतना दिया हुआ है, इसमें pH की वैल्यू पूछी है। अरे भैया H+ की वैल्यू भी तो इतनी हो गई। और बताओ pH का फॉर्मूला बताओ, किसको किसको पता है? नहीं पता? अरे बताओ, इतना भी नहीं पता pH का फॉर्मूला क्या होता है? किसी का pH मान कितना होता है? अरे होता है -log H+ होता है। अब बोलो, अब पता चला? नहीं पता चला? अरे कहां पता चलेगा? पढ़ाई नहीं तुमने अभी तक, तो लेकिन पढ़ लो अभी। pH बराबर कितना होता है हमारे पास? -log H+ होता है। क्या होता है? pH बराबर क्या होता है? -log H+ होता है। तो यहां से हमारे पास pH में log आ गया, H+ की वैल्यू 10 टू द पावर -8 आ गई। ये -8 अब तुम याद करो log का, जब मैं फिजिक्स के सॉल्यूशन करवा रहा था पहले ही प्रश्न में log की प्रॉपर्टी बताया था कि ये जो पावर चढ़ी रहती है वो आगे आ जाती है, तो ये पावर को आगे आ जाएगी, तो ये हमारे पास -8 आगे आ गया है, तो log 10 बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 8 हो गया है। अब log 10 और ये बेस भी 10 है, ये बेस भी 10 होता है, तो ये बताओ कितना रहेगा? log 10 ये बेस, अगर बेस भी होता है वही और वो भी वही होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना बच्चों, ये तो पता है ना आपको, log में पढ़ोगे तो इसकी वैल्यू 1 यानी एग्जैक्ट आंसर हमारे पास pH की वैल्यू क्या आई है? 8 आई है। इसीलिए बच्चों इसका आंसर जो होगा, बोलो ना, बोलो बोलो, कसम से देखो झूठ नहीं बोलना, बताओ इसका आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? चलो अपन कहां पहुंच गए? अरे 11 खत्म, 12 पहुंच गए। अरे वाह, फटाफट कर लेते हैं। अब 12 में क्या है? 12 में निर्णय गामा अधिकतम होगा। गामा किसका अधिकतम होगा? चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। ऐसे याद करोगे, बहुत आसान है। हालांकि जेईई मेंस में आता है, पीवी और नीट में तो आएगा ही। नीट में तो बहुत थ्योरी वाले ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये ए दिया हुआ है हमारे पास, देखना है ध्यान से, और ये बी दिया हुआ है, और ये सी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? और ये डी दिया हुआ है। अरे बहुत आसान है, जिसको नहीं पता याद कर लो, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, भयंकर सवाल पूछे जाते हैं। गामा की वैल्यू तो देखो, सुना यार ध्यान से, अगर पीवी का ग्राफ हो, किसका ग्राफ हो? याद करो मेरे संग, बोलो मेरे संग, अगर पीवी का ग्राफ हो, अगर पीवी का ग्राफ होता है तो जब ऐसे ऐसे आते हैं ना अपन, तो ईटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी ईटा मतलब गामा, गामा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? बढ़ती जाती है। गामा को बोल सकते हैं एक तरह से ईटा की वैल्यू, जो कोफिशिएंट की वैल्यू गामा की वैल्यू होती है, वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है ना? इसका जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, तो पीवी पीवी 1 होगा इसका कांस्टेंट, ऐसा समझ रहे हो बात को? और इस तरह से हमारे पास नीचे आने पर क्या होता है? गामा की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसे याद रखना है आपको कि जब कभी भी पीवी का ग्राफ होता है, ऐसे आने पर गामा की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाती है, यानी डी का गामा सबसे ज्यादा होगा, केवल डी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों वो एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक से आता है। अब आप देखो इनऑर्गेनिक के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण है। तो एस ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एस ब्लॉक से आता है, और ये एस ब्लॉक से ऐसा वाला प्रश्न में दिया हूं एस ब्लॉक से कि ये वाला आप अगर जेईई मेंस और नीट की हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना, तो कम से कम तो 10 बार मिल जाएगा परीक्षा में। मेरे खुद के मैंने जो जेईई मेंस इस साल 4 हुए थे, जेईई मेंस एक्चुअली मेरे साथ 4 जेईई मेंस हुए थे। 4 जेईई मेंस में से मेरे एक जेईई मेंस में ये क्वेश्चन था एक्चुअली में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटोइलेक्ट्रिक सेल जो होती हैं, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करते हैं? याद ऐसे करते हैं उसको बच्चों, याद कर लो क्योंकि आएगा, पक्का आएगा, रिपीट होते हैं। इनऑर्गेनिक में एक ऐसी है, इनऑर्गेनिक ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों वो रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कई बार पूछे जाते हैं। तो केसीएस ऐसे याद रखो, केसीएस 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 केसीएस, दो ऐसे तत्व धातु होते हैं। केसीएस ऐसे याद रखो, केसीएस 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 केसीएस, दो ऐसे धातु होते हैं, दो ऐसे धातु होते हैं जिनका प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। किसका? केसीएस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अपन मूव ऑन कर रहे हैं बच्चों ऑर्गेनिक की ओर। किसकी ओर? ऑर्गेनिक।
है ना। ऑर्गेनिक की बात करते हैं। चलो ये ऑर्गेनिक में 14 क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 4 क्वेश्चन लास्ट के ऑर्गेनिक के होंगे, हो सकता है थ्योरी भी मिल जाए आपको, थ्योरी वाले भी मिल जाए आपको, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक बेस बनाए गए हैं। जैसे कि एक अभी आपने ओजोनोलाइसिस वाला किया, ये वो इनऑर्गेनिक का था। अभी जो करने जा रहे हैं वो इनऑर्गेनिक का है। इसमें पूछा है हमारे पास एरोमेटिक यानी यौगिक कौन कौन से हैं। यौगिक एरोमेटिक पूछा है। एरोमेटिक पता करते हैं। चलो तो एरोमेटिक पहले मैं लिख देता हूं होते कौन है। एरोमेटिक बच्चों वो होते हैं जो 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं। रूल को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो पहला वाला देखो, पहले वाले में हमारे पास क्या है, पहले वाले में क्या है, देखो ये सवाल देखो, पहला वाला देखो, पहला वाला इंग्लिश मीडियम में देख रहा हूं मैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में अलग सवाल दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में ऐसा दिया हुआ है और हिंदी मीडियम में ऐसा दिया हुआ है। फिर भी देखो दोनों देखो, इसमें दो इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, यानी 4 हो गए। तो 4n+2 रूल को यदि फॉलो कराएंगे तो क्या फॉलो कर पाएगा, 4n+2 बराबर 4, यानी यहां से जाएगा तो 4n बराबर हमारे पास 2, यानी n बराबर 1/2। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n की जो वैल्यू है या तो 1 2 3 4 ऐसी आनी चाहिए, है ना। ये n की वैल्यू कैन नॉट बी रेशनल वाली, 0 आ जाए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, लेकिन ये 1 1 2 वगैरह नहीं आनी चाहिए, है ना। रेशनल मतलब इस तरह में अपॉन में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, तो नहीं आई, इसका मतलब ये हो नहीं सकता एरोमेटिक। इसमें देखो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4n+2 बराबर 0, तो ये हमारे पास n बराबर यहां से आएगा -2/4, यानी n बराबर -1/2, तो ये भी नहीं होगा। भले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में लग दिया, लेकिन ये ऑप्शन तो किसी में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो आप, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में एक ये वाला बस दिया हुआ है। तो लेकिन ये आप सोच रहे होगे कि 4n+2 रूल लगा देता हूं, तो ये हमारे पास बच्चों 4n+2 बराबर 2, तो यहाँ से n बराबर 0 आ जाएगा। तुम सोचोगे ये आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक में 4n+2 रूल लग तो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी एक कार्बन sp देखो कितना है, एक sp3 है ना, बोलो ना, 1 2 3 4, यानी sp3 है। तो कोई भी एटम, कोई भी यदि एक एटम sp3 हो जाता है तो वो एरोमेटिक नहीं, क्या बन जाता है बताओ, बोलो बोलो बोलो, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। तो अपने को जब एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, यानी जब हम यौगिकी चेक करें कि कौन यौगिक है कौन नहीं है, तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ती है। पहले तो ये चीज देखनी पड़ती है 4n+2 रूल लगता है कि नहीं लग रहा है, फिर इसके बाद ये चीज भी देखनी पड़ती है कहीं कोई एटम sp3 तो नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी एटम sp3 हो गया, यदि कोई भी एटम sp3 हो गया, तो ये मान के चलो यौगिक वो नहीं हो सकता, वो नॉन यौगिक बन जाएगा, नॉन यौगिक बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो लास्ट ऑप्शन जब आप देखेंगे, इसी प्रकार जब सॉल्व करेंगे सबको, तीसरे को भी सॉल्व कर सकते हो। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाले में क्या दिया है, ये ऐसा दिया हुआ है, ये 4n+2 रूल लगाओ तो 4 2 4 आएंगे, तो 4n+2 रूल में हमारे पास 4 आएगा, तो फिर हमारे पास n बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा, फिर पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो 2 रिंग बनी हुई है, एक रिंग में बेंजीन रिंग बनी हुई है और एक रिंग में हमारे पास सिंपल रिंग बनी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, देखो हम बेंजीन को परमात्मा मानते हैं, ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में बेंजीन जो है वो परमात्मा मानते हैं, बेंजीन को भगवान मानते हैं। तो बेंजीन को भगवान मानते हैं, तो अगर बेंजीन हमारे लिए भगवान है और हम जानते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक है, तो दुनिया की कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, एक स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 3 चित्र हो, 4 चित्र हो, 5 चित्र हो, यदि कहीं पर भी एक बेंजीन रिंग दिख जाए, एक भी बेंजीन रिंग आ जाए, एक भी कहीं पर भी एक भी बेंजीन रिंग आ जाए, तो सब कुछ खत्म हो जाते हैं, सारे नियम खत्म हो जाते हैं और इसे बोल देते हैं एरोमेटिक, यौगिक बोल देते हैं। समझ गए बात को। हालांकि पहले वाले चित्र को देखने से यौगिक नहीं होगा, लेकिन जो बेंजीन वाला चित्र होता है, यदि कहीं भी बेंजीन, एक भी बेंजीन आ गई, तो उस एक बेंजीन के आने के कारण वो पूरी स्ट्रक्चर जो होगी वो यौगिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यौगिक बन जाएगी। समझ गए। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। अभी तुम सोच रहे हो कि बहुत आसान क्वेश्चन था भैया, अरे भैया ये एडवांस और जेईई मेंस में भरपूर मात्रा में प्रश्न ये वाले पूछे जाते हैं कि एरोमेटिक कौन सा है, यौगिक कौन सा है, कौन यौगिक नहीं है। तो 3 होते हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, यौगिक, अयौगिक और एंटी, ठीक है ना। तो उनमें से यौगिक का मैं बता दिया हूं कैसे पता करते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। आपसे मोर स्टेबिलिटी पूछी गई है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। इसमें कोई दिया हिंदी मीडियम में देखो सेम दिया हुआ है, क्या चेक कर लो, लेट मी चेक राइट नाउ, यस 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 सेम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी में देखते हैं, चलो स्टेबिलिटी देखते हैं। अरे चलिए स्टेबिलिटी देखते हैं, 11वीं क्लास का प्रश्न है,
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब कि रासायनिक गतिविधियां, मतलब एकदम सिंपल सिंपल जो होती हैं। देखना है ध्यान से, ये हमारे पास ये और इसमें नाइट्रो लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। और तो देखो एक और ऑप्शन दिया हुआ है, एक और ऑप्शन क्या दिया हुआ है बस ये और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है। अब खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे जरा दिमाग लगाना, ये पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल, रेजोनेंस जो है यहाँ नहीं होगा और यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस होगा ना। आपको क्या पता है, ये पता है कि जो रेजोनेंस होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। कार्बन धनायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को कौन बढ़ाता है? रेजोनेंस। अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है ना आपके पास तो उसकी स्थिरता क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस हो रहा था तो इसकी स्थिरता, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये वाला ज्यादा हो गया, इससे तो ज्यादा ही हो गया ना, ये कम हो गया। अब इस वाले में देखो, इस वाले में भी रेजोनेंस हो रहा है, इस वाले में जैसे रेजोनेंस हो रहा था इसी प्रकार इसमें रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये ग्रुप भी लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो -M का शो करता है। -M कौन होता है? -M वो होता है जो खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है? खींचने की कोशिश करता है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तुम बेंजीन इस रिंग से कुछ खींच ले रहे हो। पॉजिटिव चार्ज वो होते हैं जिनके पास कमी होती है। अब तुम कमी थी और नाइट्रो लगा दियो और खींच ले रहे हो और उसको कमी कर रहे हो, पहले कमी थी और कमी कर रहे हो, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो ये अभी तक तो ये ज्यादा है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस था और कोई खींच भी नहीं रहा था, लेकिन इसमें भी रेजोनेंस था लेकिन ये खींच रहा था, तो ये कम हो गई, इसको भी खत्म करो। अब ये वाला देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। अब रेजोनेंस नहीं है तो इसको सबसे लास्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट नंबर में हमारा आंसर जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रही है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 एकदम बकवास प्रश्न है, हालांकि दिया इसलिए गया था ताकि आपको ये अंदाजा लग सके कि जेईई मेंस में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है। जेईई मेंस और नीट में 11वीं क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, उससे हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर से ही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर से है, आप जाएंगे बुक को प्रेफर करेंगे आप एनसीईआरटी की बुक को, तो आपको मिल जाएगा कौन कितने पीपीएम का होता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन मैं डायरेक्ट बताता हूं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मफुल फॉर गैस? लंग्स हमारे लंग्स के लिए कौन सी गैस हानिकारक नहीं होती है? तो देखो NO2 और SO2 तो जानते हो हानिकारक होती है। CO मोनोऑक्साइड गाड़ी बाहर से निकलती है बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। CO2 उतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होती है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, हैविंग कॉमन सेंस कि CO2 गैस इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होती कि हमारा लंग्स खराब कर दे बाकी गैसों की अपेक्षा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। और लिथियम का कलर पूछा है, तो लिथियम का जो कलर होता है वो गहरा लाल होता है, यानी क्रिम्सन रेड कलर का होता है। ये भी एस ब्लॉक का प्रश्न था, क्या था? तो क्रिम्सन रेड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों मैं आज आपके सामने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन लाया था। इसी प्रकार अभी तक शायद फिजिक्स का अपलोड हो चुका है, रीजनिंग का यदि नहीं हुआ है 1 से 8 तक तो अपलोड हो ही चुका है, और क्वेश्चंस जो नहीं अपलोड हुए हैं वो आकाश भैया आपको अपलोड कर देंगे। आई होप आप ये सभी सॉल्यूशन देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। थैंक यू लवर्स।